नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है राजस्थान के मशहूर डॉक्टर गौरव दादीज। डॉक्टर गौरव दादीज होम्योपैथी में विशेष माहिर हैं, बल्कि आयुर्वेद में भी थोड़ा साथ में इनका अपना सहयोग रहता है। डॉक्टर साहब, आपका पुणे में स्वागत करता हूं। एक बार आपसे हम साक्षात्कार कर चुके हैं। दर्शकों की विशेष मांग पर हमने आपको दोबारा से इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम बहुत से रोगों के निदान के बारे में आपसे पिछले इंटरव्यू में जानकारी ले चुके हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में बताया। और एक जनरल जो आजकल जो टेंडेंसी आम लोगों में जो चल रही है एलर्जी की, जिसको जुकाम खांसी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा इलाज बताएं जिससे एक आम आदमी को राहत मिल सके। क्योंकि डॉक्टर के पास आदमी जाता है, वो दवाई दे देते हैं, फिर ठीक हो जाती है, फिर अगेन बीमार पड़ जाता है। वो एक कोई परमानेंट इस तरह का, जैसे इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए या उसके उपचार के लिए या परहेज से या खान पान से किसी तरह से इससे तो थोड़ी सी, मतलब पूर्ण तो नहीं पर काफ़ी मात्रा में से राहत ले सके आदमी। बिल्कुल अनिल सर, आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें सारी चीज़ें आपने जो है ना एक साथ ही कवर कर दी हैं। शायद मुझे लग रहा है कि मेरा जवाब भी जो है इतना लंबा होने वाला है। जी जी। सबसे पहले आपने कहा जुकाम खांसी और एलर्जी। जी जी। जुकाम खांसी एलर्जी थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। अब हम जब पेशेंट पहली बार जुकाम की चपेट में आता है कि भाई ठीक है, हम उसको एक्यूट अटैक कह सकते हैं। वो एक जुकाम हो गया, आज उसको हुआ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन लेके वो ठीक हो गया, वो केवल एक जुकाम उसको हम कंसिडर करेंगे। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी, अगर ये महीने में 4 बार, बीच में एक बार रुकूंगा मैं, ये एक्चुअल में जुकाम है क्या? जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन जैसी ही एक चीज़ है। एक ऐसी कंडीशन है, एक डिजीज़ आप इसको कह सकते हैं। ये बाहर से आता है? हाँ बिल्कुल, जो एक्वायर्ड होता है, हम बाहर से हम जो है उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ले लीजिए आप। चाहे जब कोई पेशेंट जो है वो खांस रहा होता है या फिर छींक रहा होता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू कुछ वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से जो है ये सिम्टम्स जो है वो सांस के जरिए आ जाता है। बिल्कुल, वो सांस के जरिए जो है वो आ जाता है। और इनको हम जुकाम खांसी एलर्जी इनमें कंसिडर करते हैं। हालांकि क्या है कि एलर्जी का मतलब ये हुआ सर कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो रेगुलर बेसिस पे अफेक्टेड है और वो बार बार उन सिम्टम्स की चपेट में आ रहा है ना। और एलर्जी केवल जुकाम से रिलेटेड ही नहीं हो सकती है। एलर्जी का मतलब ये हुआ आप हाइपर सेंसिटिव है। हाइपर सेंसिटिविटी आपके स्किन में भी हो सकती है, वो जो सिम्टम्स हैं आपके स्किन के थ्रू भी आ सकते हैं। आपको ये जुकाम खांसी, नज़ला और नाक से पानी आना, छींके आना, इस तरह के सारे सिम्टम्स जो हैं ये एलर्जी में काउंट होते हैं। मतलब जुकाम खांसी तो किसी बीमारी का एक लक्षण है। हाँ, बीमारी एक्चुअल में है क्या? बिल्कुल, ये जैसे राइनो वायरस हो गया अपना, एक बहुत कॉमन चलता है अपने इंडिया में। तो राइनो वायरस है तो एक ये वायरल इन्फेक्शन है जैसे। तो ऐसे ही ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से ये जुकाम खांसी जो है अपन को फेस करने को मिलते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य जो होना चाहिए, वो मेन उद्देश्य हमारा ये है, जो आपके प्रश्न में ही आपका जवाब आया है कि अब रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट करें। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने पर अगर हमारा फोकस रहेगा तो हम एज ए टोटलिटी किसी भी चीज़ पे काम कर पाएंगे। वो अब आपने अभी लेटेस्ट इशू देखा होगा कि सब कोरोना वायरस आया है, उससे पहले स्वाइन फ्लू का आपने सुना होगा। तो ये सारी वायरल इन्फेक्शंस हैं और ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। पहले के लोग जो होते थे, आपको बताओ तो सारी तरह के नेचुरल फूड्स, नेचुरल चीज़ें, इन सब के साथ इन्वॉल्व। आपके हिसाब से पहले इतना जुकाम खांसी का प्रकोप नहीं था, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाते थे क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी थी, उनका जो इम्यून चाय अदरक तुलसी से हो जाए। बिल्कुल, सब घर में आंवले का पौधा हुआ करता था, या गांव में कम से कम काफ़ी पेड़ हुआ करते थे आंवले के। तो एक फिक्स था कि सीजन में आंवला खाना है, तो आराम से वो पत्थर मार के और आंवला तोड़ के और सीधा आंवला चबा के विटामिन सी इतना मिल गया कि वो 10 दिन का कोटा पूरा हो गया उससे। अब हम विटामिन सी की जो है वो टेबलेट्स ले रहे हैं, है ना। और अब आंवले का मुरब्बा है तो न तो वो आंवला रहा, मुरब्बा डाल देंगे उसको और मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है। तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती ही हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो मेन रोल है इन एलर्जीज़ के लिए, इन कफ, खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों के लिए ये होना चाहिए कि हम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं।
मेन हमारा फोर्स टास्क उस पर होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप घरेलू काढ़ा आप बना सकते हो इसके लिए। आपने अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, थोड़ा सा गुड़, इन सब चीज़ों को डाल के आप इसका काढ़ा बना लीजिए। इसका मतलब सेवन आपके हिसाब से कीजिए। ये दवाइयाँ टेम्परेरी इलाज है इसका? बिल्कुल, ये एक तरह से टेम्परेरी इलाज है। और एंटीबायोटिक का आपने काफ़ी चलन सुना होगा, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक होता है ना। जो वायरल इन्फेक्शन उनके लिए एंटीवायरल मेडिसिन्स भी होती हैं। तो ये तो एलोपैथी वाला पार्ट हो गया। और होम्योपैथी में भी जुकाम खांसी के लिए मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं। आपके होम्योपैथी में भी एंटीबायोटिक्स हैं? एंटीबायोटिक्स नहीं कह सकते हम उनको एग्जैक्टली। एंटीबायोटिक्स नहीं है, वो एक तरह से इम्यूनो बूस्टर्स हैं। वो केवल और केवल जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करेंगे। नहीं, किसी को अगर अच्छी मात्रा में जुकाम खांसी होता है तो खाली होम्योपैथी से क्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। नहीं, बिना एंटीबायोटिक के? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। बहुत से ऐसे 10 से 15 केसेस ऐसे हैं जिनमें एंटीबायोटिक के बिना रिलीफ नहीं आएगा। वो केस ऐसे हैं जो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर गए हैं बॉडी में, और उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आ गया है। फीवर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है, तो वहाँ हमें तब देना पड़ेगा। बिल्कुल, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं ऐसे केसेस। तो उन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस को बचाने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स भी काम में लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आईपीडी में भी काम में लेते हैं, एडमिट हो जाता है जब पेशेंट, उस वक्त भी एंटीबायोटिक्स। बट इन जनरल मतलब होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है सर। एलर्जी के अंदर होम्योपैथी में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये क्रॉनिक हो गया है, क्योंकि इसमें पेशेंट को जो है वो बार बार खांसी, जुकाम, छींके आना, ये सारे सिम्टम्स बार बार होते हैं। किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को मिल्क एलर्जी है, ठीक है। और इवन थोड़ा सा एक्सपोजर, आप अंदर रूम से बाहर गए, आपको छींके स्टार्ट हो गई, आप सुबह उठ के बाथरूम से निकले हैं नहा के, तो उस वक्त आपको छींके तो इसके होते तो धीरे धीरे अस्थमा में भी कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, एक समय बाद में ये भी उसका एक फर्दर सिम्टम है, ये भी आ सकता है पेशेंट में। डिस्निया, बेसिकली पहले डिस्निया होता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को। वो अगर रूटीन में चलता है, पहले सीजनल अस्थमा होता है, उसके बाद में फिर वो और उस पर लापरवाही करें तो हम वो अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। पर हम उनमें एनवायरनमेंट से ये धूल, मिट्टी, डस्ट, ठंड, ये तो नहीं हटा सकते? हटा नहीं सकते ना सर, इसलिए हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो एलोपैथी के अंदर अगर अपन देखते हैं एलर्जीज़ का, तो इसमें लिवोसिट्रेजिन मतलब एंटीहिस्टामिन मेडिसिन्स होती हैं, जिनको हम एज एन टेम्परेरी बेसिस हम उसको रिड्यूस करने के लिए हिस्टामिन लेवल को काम में ले सकते हैं। होम्योपैथी की हम बात करें तो होम्योपैथी में इस तरह के केसेस ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि क्रोनिक केसेस होते हैं, लंबे समय तक मेडिसिन लेनी होती है। तो आजकल पेशेंट ये सोचता है कि साहब लंबे समय तक मैं साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन अवॉइड करके और कोई ऐसा इम्यूनो बूस्टर लूँ जिससे मुझे लंबे समय तक मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, तो होम्योपैथिक मेडिसिन वो अडॉप्ट कर लेता है। तो होम्योपैथी में एलर्जी का भी काफ़ी अच्छा रोल है। तो हमारे दर्शकों के लिए बताएं, जैसे कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, जैसे टेम्परेरी तो आपने होम्योपैथी मेडिसिन दे दी, या एक्स्ट्रा केसेस में उसको एंटीबायोटिक भी दिलवा दिया, बिल्कुल, बट इम्यून सिस्टम के लिए आप क्या उनको टिप्स देना सर? चाहिए? अपना खान पान, आचार और विचार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, जुकाम खांसी के लिए पर्टिकुलर क्या चीज़ हो सकती है? अब जुकाम खांसी को तो हाँ, मैं आपको फिर भी एक बार जुकाम खांसी की बता रहा हूँ सर। मैं आपको एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि हम ओवरऑल अगर खुद के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेंगे, और वो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ कर लिया हमने और रात को हम समय पे नहीं सो रहे हैं, सुबह हम 8 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं, तो वो एक तरह से कोई काम नहीं करेगा अपना। हमें काम करना है एज अ होल, ठीक है। उसमें हमारा आचार विचार, हमारे विचार भी जो है उसके अंदर अच्छे होने चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करें। अच्छा, हमारी थॉट्स पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा होना चाहिए उसमें। हम तो ये तो कोई जटिल प्रोग्राम नहीं है इस तरह से, तो आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा नहीं, अगर मान लो आपको सर्दी जुकाम की ही अगर देखनी है कि भी सर्दी जुकाम से कैसे बचा जाए, तो उसमें तो मैंने आपको भी पहले बताया कि साहब आप जो अदरक ले लें में, एक जैसे 1 कप अपना पानी, 1 कप पानी में अदरक, आपकी लौंग, काली मिर्च, तुलसी और थोड़ा सा गुड़ डाल लें आपको जैसे कि टेस्ट का लगता हो, तो उसका सेवन आप एज ए काढ़ा जो है वो सुबह सुबह आप उसको ले सकते हो। तो वो एक तरह से इंस्टेंट इम्यूनो बूस्टर है, ये आपके लिए भी शॉर्टकट है कि आप नहीं, दिन में 1 बार सफिशिएंट होता है। जैसे ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इसको। इसकी भी एक फिजियोलॉजिकल डोज होती है, ये भी ओवर यूज़ करने से ये भी आपको नुकसान करेगा। तो कोशिश करें दिन में 1 बार सफिशिएंट है ये, तो अपन इसको काम में ले सकते हैं। एक तो काढ़ा बताया आपने, और दूसरा बाकी ये है कि जो अपना
ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ एकदम एसी आपका गर्मियों की बात अगर हम करें कि साहब एसी बहुत ज़्यादा है, आप मतलब कम टेम्परेचर से अचानक से ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं जाए, मतलब एक्सपोजर का आप खुद को ध्यान रखें। अच्छा, मतलब क्या होता है कि बॉडी जो हमारी इतनी जल्दी एकदम से अडॉप्ट नहीं कर कंट्रोवर्शियल पाती, उसमें ना जाए, तो वो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एकदम ठंड हो रही है और आप एकदम ठंडी चीज़ खा रहे हैं, तो कोल्ड एक्सपोजर से ना बेसिकली जो है आप एक्सपोजर्स को अवॉइड करें, तो उससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट अपन को अब फॉरेन में जैसे लोग जो है जाड़ों में भी आइसक्रीम ठंड के मौसम में भी खाते हैं, यहाँ ये बताया जाता है कि आइसक्रीम नहीं खाई जाए, तो इसके सर सबके लिए नहीं है, ये एक कॉमन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और आप ऐसा भी आप देखो सर्दियों के अंदर शादी के अंदर जो है वो आइसक्रीम की स्टॉल खाली नहीं रहती है सब, वो सब आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम की खाली, फिर उसने 2 मिनट बाद में कॉफ़ी पी ली। अब वो आपका जो थ्रॉट है वो मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है, वो टेम्परेचर वो अभी तो एकदम ठंडा था और अभी अचानक से आपने उसके ऊपर कॉफ़ी पी ली, ठीक है, तो वो मेंटेन कर नहीं पा रहा, इतने में उसको बैक्टीरिया को जो है वहाँ पे ग्रो करने के लिए समय मिल गया। अच्छा, अचानक आदमी सो के सुबह उठा, अचानक उसका गला खराब सा फील होता है, जुकाम खांसी, इमीडिएट उसे क्या करना चाहिए? गर्म पानी की गरारे करनी चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या थोड़ा सा सबसे पहले काढ़ा वेट वगैरह करना ये चाहिए। बता? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको वेट करना चाहिए। कोशिश करें अगर गले में साधारण खराश है तो घर पे एक मुलेठी, एक कॉमन सा आइटम अपना मुलेठी जो होता है, वो मुलेठी सबको अपने घर पे रखना चाहिए, ठीक है ना। आप कोशिश करें कि वो मुलेठी अपन मुंह में रख लें, में आधा घंटा चूसने के बाद में 80% आपकी जो खराश है वो रिड्यूस हो जाएगी उससे। मुलेठी से? बिल्कुल सिर्फ मुलेठी से, केवल मुलेठी से, आप कुछ भी नहीं करना है उसमें, ठीक है। आप केवल उसको चूसिए और उसका जो रस जो है उसका जो बनेगा, आप अगर वो आपके गले के से जाएगा अगर अंदर, तो वो ज़रूर उसमें खराश में आराम देगा। फिर भी आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप कोशिश करें आप ग्रीन टी बना के पिए, जो भी मैंने आपको बताया जो काढ़ा है आप वो बना के पिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1 दिन 2 दिन वेट कीजिए उनके सिम्टम्स का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास बिना गए ही वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उन चीज़ों को मतलब ये नहीं है कि आज बीमार हुए और आज ही डॉक्टर के पास पहुंच गए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि साहब आज बीमार हुए और कल ही आपको मरने के चांसेस हो जाएंगे। आप सिम्टम्स की सीवियरिटी को समझें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन नहीं कहा जाता है ना डॉक्टर के पास तुरंत ही दिखाना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक ये चीज़ कह दूं, जिस इन्फेक्शन में ये है कि आपका फीवर है, ठीक है, फीवर आपका जल्दी आ गया, आज आपको सर्दी जुकाम हुआ और कल ही आपको फीवर आ गया, इसका मतलब ये है कि उस इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा है, तो वो इंडिकेशन आ गया ना, बॉडी का इंडिकेशन आया फीवर। अगर फीवर नहीं है तो वेट किया तो अपन वेट कर सकते हैं उसमें। फीवर आ गया है उसमें भी आप फीवर में आप उसको कैटेगराइज कीजिए, बिलो 100 है, 100 to 102 है, 102 to 104 है, ठीक है, तो उसकी सीवियरिटी उसके अकॉर्डिंग पता लगाई जा सकती है। ठीक। आपका स्फुटम होता है, आपका जो कफ होता है, जो वो म्यूकस जो होता है आपके खांसी में, वो आपको इंडिकेट करता है आपको इन्फेक्शन कैसा है। अगर आपका स्फुटम येलो है तो आपका वो डिनोट कर रहा है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। अगर आपका म्यूकस जो वाइटिश है, इसका मतलब वो फिजियोलॉजिकल है, मतलब बॉडी इन्फेक्शन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और वो फिजियोलॉजिकल कफ है, वो आपके लिए बेटर है ना। और येलो है तो आपको एंटीबैक्टीरियल। किस चीज़ के परहेज की जानी चाहिए डॉक्टर साहब इस दौरान, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? देखिए इसमें एक मेजर कंट्रोवर्सी है, जिसमें क्या होता है कि जैसे एलोपैथी में अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स देने के बाद में डॉक्टर्स जो है, ज़्यादातर डॉक्टर्स जहाँ तक मैं प्रेस्क्रिप्शंस देखता हूँ उसमें ये है कि वो दही भी अवॉइड नहीं करवाते हैं और विटामिन सी भी खा लो। बिल्कुल, एक ये बेसिक थ्योरी उसमें ये है कि विटामिन सी जो है वो इम्यूनो बूस्टर है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, ठीक है, ये एकदम सही थ्योरी है। लेकिन जहाँ तक मेरा कंसिडरेशन है, मैं जो चीज़ समझता हूँ कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन कोशिश ये करें कि एक्सेस विटामिन सी वाली चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे अगर खांसी हो रही है तो दही अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा रिकवर कर जाते हैं अगर, तो उसके बाद में आप लीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन वाइल ड्यूरिंग इन्फेक्शन जब आपका सीरम IgE जो ऑलरेडी जो है वो इंक्रीज्ड है, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि विटामिन सी जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो ऑलरेडी आप उस एलर्जी को या फिर उस सिचुएशन को मॉडरेट ही करता है, ठीक है। तो कोशिश करें इस टाइम पे नींबू दही वगैरह खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। और क्या चीज़ ज़्यादा सेवन करना चाहिए? क्या चीज़ ज़्यादा सेवन करनी चाहिए? नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अपना तुलसी जो है वो मुंह में लिया, अपन ने चूस लिया, ठीक है। और गर्म तासीर की जो चीज़ें, जो पहले के जो दादी माँ के जो नुस्खे हुआ करते थे जो हम लोग घर में काम में लेते हैं, तो उन चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं, ठीक है।
और अपनी तरफ से आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि ये सर, वैसे क्या है बेहद ही डिमांड पर ये हमने आपको दोबारा से सर इसमें क्या परेशान है, किया है। नहीं सर, इसमें ऐसा है कि वास्ट है एक्चुअली, अपना जो टॉपिक है वो काफ़ी वास्ट है। तो मोटा मोटी जो मेन चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं, और आपने मोटा मोटा बताया इम्यून सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना जो चाहिए। मेन फोकस जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी डायग्नोसिस पे इतना ज़्यादा फोकस्ड मत रहिए। आप जो घर में कर सकते हैं, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास आने के बाद तो अपने आप को आपको सरेंडर कर देना चाहिए, एज पर माई ओपिनियन। लेकिन जब तक आप घर पे हैं, जब तक इन चीज़ों को तो एटलीस्ट आप फिल्टर करके खुद को इस लायक, मतलब क्या है सर कि मेडिकल साइंस में चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ के लिए दवा लें और किस चीज़ के लिए नहीं लें। मैंने आपको यही निवेदन किया अभी कि अगर सर्दी जुकाम खांसी में फीवर तेज आ गया तो मैं आपको इमीडिएटली कहूँगा आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, और लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत तो आप प्रयास करें उसको अपने लेवल पे ठीक करने का। अच्छा, ठंड में जैसे जुकाम होने के बाद सर्दी में घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए? सर एक्सपोजर अवॉइड करना ही है अपने को, कंप्लीट अवॉइड करना है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, क्योंकि बॉडी को खुद को भी तो रिकवर करने का मौका मिले, क्योंकि बॉडी की सेल्स जो है वो सारी बिजी है वहाँ काम करने में, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए वो सब बिजी हैं। कुछ योगा एक्सरसाइज से भी कुछ ठीक हो सकता है? बिल्कुल, उसमें योगा आपको रूटीन में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जुकाम हो गया तो फिर अपन ने योगा स्टार्ट किया, उसका उस वक्त इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल जो है वो पूरी ही सुधारें। जो मैंने आहार विचार और इन सब चीज़ों की बात करी है अभी अपना खान पान कैसा होना चाहिए, अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद में एक ऋतुचर्या एक टॉपिक है पूरा इस चीज़ के लिए, किस ऋतु में क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए, ये आयुर्वेद में पूरा ब्रीफ किया है उन्होंने, ऋतुचर्या के नाम से एक ये टॉपिक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडियंस चलें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सवालों के जवाब दिए। बल्कि अगर आपके राह पे कोई चलेगा तो इम्यून सिस्टम उसका मजबूत होगा। बिल्कुल, बेसिक रिक्वायरमेंट अपनी जो है सर वो इम्यून सिस्टम की ही है। अगर अब ये कोरोना वायरस है तो जेल रहा होता है। ये किससे मतलब पैदा सर हुआ? बेसिकली क्या है कि ये जो वायरल इन्फेक्शन, एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन, जैसे आपने पहले सुना था स्वाइन फ्लू है, राइनो वायरस है, नहीं सुना चमगादड़ के सूप वगैरह से शुरू। ये अभी इसकी जो है एग्जैक्टली इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसकी एग्जैक्टली पुष्टि नहीं हो पाई है। ये सब चीज़ें अभी मिथ्स चल रहे हैं, इन पे रिसर्चेज अभी चल रही हैं, और इतनी इसकी मोर्टेलिटी रेट भी, इसमें पेशेंट्स अभी इतने मर भी नहीं रहे, बहुत इसमें होम्योपैथी में इसमें कोई क्योर है? आर्सेनिकम एल्बम एक मेडिसिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे इन्होंने एक निकाली है। उसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स कोरोना वायरस के देखने को मिले हैं वही सिम्टम्स जो आर्सेनिकम एल्बम हमारी जो मेडिसिन है उसमें वो सारे के सारे सिम्टम्स हैं। तो हमने ये मान लिया है कि साहब ये जो कोरोना वायरस में हमारी ये मेडिसिन जो है वो यूजफुल रहेगी, क्योंकि बेसिक इस मेडिसिन का काम है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का, तो इसमें ज़रूर काम करेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।